कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता रहता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आपको बताते चले, आज का जो विषय वस्तु होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो होने वाला है क्लास 10 से। आपको दिख रहा होगा क्लास 10, और जो विषय वस्तु पर हम बात करने वाला है वो विषय वस्तु होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी गोधरी भाग 2। तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते हैं पाठ से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी हम हिंदी विषय के किसी भी पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाठ से संबंधित जो लेखक होगा, और लेखक का जन्म दिनांक हो गया, लेखक का मृत्यु दिनांक हो गया, है ना, ये सब चीज़ें मुख्य रूप से हमें याद कर लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। सबसे पहला मेरा, हम हिंदी विषय से किसी भी चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो लेखक जो होते हैं, लेखक से संबंधित जो भी तथ्य होता है, जैसे कि लेखक का मृत्यु कब हुआ था, लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक के माता पिता का नाम क्या था, ये सब बातें मुख्य रूप से हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो है ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। आज का जो पाठ होने वाला है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आज का जो पाठ होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपके कक्षा का यह विषय वस्तु है और प्रथम चैप्टर है ये, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक महोदय जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हाँ, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हें संविधान का, ध्यान रखिएगा, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, अर्थात जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो आप लोग भली बात समझ गए होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन थे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो थे भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब बात आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किस प्रकार की विद्या है। ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का यह निबंध है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, लेखक का जन्म कब हुआ था। लेखक का जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। लेखक का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल, ध्यान से देखेंगे, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वही मध्य प्रदेश जिन्हें हम संक्षेप में एमपी के नाम से जानते हैं। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, एमपी का मतलब होता है मध्य, पी का मतलब होता है प्रदेश, इन्हें हम संक्षेप में एमपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, अर्थात जन्म स्थान क्या है, तो ध्यान रखिएगा महू मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, महू एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, अर्थात एमपी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इतना बात क्लियर हो गया होगा बच्चों। इनमें से एक आध प्रश्न ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे आगामी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षा बोले तो 2026 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लेखक की मृत्यु के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेखक का मृत्यु कब हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1900 अर्थात 6/12/1956, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, अर्थात मृत्यु स्थान क्या था, जहाँ इनकी निधन हुई थी वो जगह कौन सा था, वो स्थान क्या था। तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु स्थान इनका हो गया दिल्ली। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जन्म तो आप लोग जान चुके हैं, जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, महू में, और इनका मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब कोई भी व्यक्ति विशेष यदि मृत्यु के प्राप्त करते हैं तो ध्यान रखिएगा कोई ना कोई वजह होता है, या वो वजह बीमारी हो या वो वजह एक्सीडेंट हो, इस प्रकार से वजह हो सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मृत्यु होने का वजह जो था, इनके अंदर कई प्रकार की बीमारी था, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस नामक बीमारियों के कारण इनकी मृत्यु समय से पहले हो चुका था, अर्थात समय से पहले हो गया। यही कारण था इनका मृत्यु होने का। चलिए आगे बात करेंगे पिता का नाम। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनके पिताजी का जो नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इनका पिता का नाम जो था रामजी मालोजी सकपाल था। चलिए बात करते हैं वहीं इनके माता का नाम क्या था। अगर आपसे पूछा जाए इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम भीमाबाई था। ध्यान रखिएगा, इनके माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, इस प्रकार से संक्षेप में हमने लेखक के बारे में जाना। ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, हो सके तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्योंकि यह आगामी परीक्षा में इनमें से 1-2 प्रश्न अवश्य रूप से टच किया जाएगा एकदम 100%। तो आप लोग हो सकते सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में मिलने वाला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा कम से कम, माफ़ कीजिएगा, जितना ज़्यादा कम से कम शब्दों में इसका उत्तर दिया जा सके बेटर होगा, ध्यान रखिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का मतलब यही होता है कि जितना कम से कम शब्दों में हो सके प्रश्नों का आंसर दे, हो सके तो 1 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द में दे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्नों को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बाबा साहेब किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए। ध्यान से देखेंगे आप लोग और इसे नोट करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबा साहेब किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए, तो इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगर बात किया जाए नरेश का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नरेश का मतलब राजा होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेखक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ध्यान रखिएगा, लेखक महोदय अपने जीवन काल में सबसे मुख्य प्रेरक व्यक्ति इन तीनों को मानते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लेखक महोदय अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले को अपना प्रेरक व्यक्ति मानते थे, ध्यान रखिएगा। इसे खास करके इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, खास करके इस प्रश्न को अवश्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है। ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर नोट करेंगे। लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है, इसका आंसर लिखेंगे स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज आदर्श समाज है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी, यानी कि खुल करके जीना, अपने मतलब से, यानी कि अपने हिसाब से ज़िंदगी को व्यतीत करना स्वतंत्रता है। समता का मतलब होता है एक समान, यानी कि बराबरी का अधिकार या बराबर होना। और भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, ध्यान रखिएगा। तो लेखक स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी, समता अर्थात बराबरी और भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, ऐसे समाज को आदर्श समाज मानते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके लिए अभिशाप है। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे नोट करेंगे ध्यान से। चलिए देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा, लिखेंगे मानवता के लिए, ध्यान रखिएगा। इसका प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे, काम चल जाएगा, मानवता के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके लिए अभिशाप है, तो इसका आंसर होगा एक शब्द में मानवता के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, बाबा साहब ने लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना है। इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। खास करके इस प्रश्नों को नोट कर लेंगे और जितना ज़्यादा हो सके इसका रट्टा मार दीजिए या जिस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, बाबा साहब ने लोकतंत्र में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव को आवश्यक माना है। चलिए अब बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा ये सारे के सारे जो प्रश्न थे, ये सारे के सारे प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, जिसका आंसर 1 शब्द या 2 शब्द में देना था। चलिए अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे लघु उत्तरीय में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग और इसे नोटबुक में नोट करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, लिखेंगे लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ध्यान से रखिएगा इसको, इस प्रश्न का आंसर ध्यान से लिखेंगे आप लोग। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूँ कह लें कि यह चैप्टर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यह पूरा का पूरा चैप्टर जो ही है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न से माफ कीजिएगा, इसलिए इस पाठ से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसे नोट कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे
जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का, लघुत्तरीय में प्रश्न नंबर 2। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 का, जो कि लघुत्तरीय का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न क्या कह रहा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग और नोट करेंगे। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षा के लिए अर्थात 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये सारे के सारे होने वाला है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, हमें बताना है। इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, यह पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, साथ ही मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा, बांध देती है, ध्यान रखिएगा। लेखक अनुसार लेखक कहते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर काम को बांटा जाए तो उससे क्या होगा, मनुष्य जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बंधा रह सकता है और वह पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण करेगा और यह एक प्रकार से क्या होगा, मनुष्य उन्नति को नहीं बढ़ पाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमको कुशल, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम जानता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रश्न क्या कह रहा है 4 नंबर, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। प्रश्न नंबर 4 को भी ध्यान से देखेंगे, यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखेंगे इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। लिखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में, माफ कीजिएगा, जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम लोग लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। देखेंगे प्रश्न 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग और नोट करेंगे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 5। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग और इसे नोट करते रहेंगे आप लोग। नोट करना नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 2026 के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। 110%, ध्यान रखिएगा, 100%। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग और नोट करेंगे। लिखेंगे, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा।
इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर अवश्य रूप से आप लोग लिखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दूं, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम का होना, विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव करना, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। चलिए बढ़ते आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। आप लोग को एक बात और बता दूं कि आप लोग पाठ नंबर 1 का ये सारे के सारे जो प्रश्न उत्तर बताया गया है, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा यानी कि 2026 के परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाठ नंबर 1 से जितने सारे प्रश्न आपको अभी बताया गया है, बस वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, कहीं और से प्रश्न आने के चांस नहीं है, 0 चांस से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 8 और आखिरी प्रश्न है ये। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न इस पाठ का आखिरी प्रश्न होने वाला है। चलिए, प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। लिखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, है ना। इन सभी विशेषताओं को लेखक महोदय ने आवश्यक माना है। तो बच्चों आपको बता दूं, पाठ 1 से जितने